एक गांव में जसवंत नाम का जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था। जसवंत के दो बेटे थे और वो अपने गांव में सबसे अधिक धनवान व्यक्ति था। एक दिन जसवंत का बड़ा बेटा जतिन जसवंत के पास आता है और कहता है, पिताजी, कल हमारे खेत में काम करने वाला मजदूर हरिया मिला था और कह रहा था कि उसे कुछ पैसों की आवश्यकता है। मैंने उससे कहा कि घर आकर पिताजी से ले लेना, वो थोड़ी देर के बाद आएगा। जसवंत बोला, ठीक है, आने दो। थोड़ी देर बाद हरिया मजदूर जमींदार जसवंत के घर पहुंच जाता है और बाहर से पुकारता है, मालिक, मालिक। जतिन हरिया को अंदर बुलाता है और सीधी उसे जसवंत के कमरे तक ले जाता है। हरिया को अपने कमरे में देखकर जसवंत गुस्से से बोला, जतिन, यह क्या कर रहे हो? हमने कितनी बार बोला है कि गरीबों को हमारे कमरे तक मत लाया करो। इन गरीब लोगों को बाहर ही रखा करो। और हरिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अंदर आने की? हरिया ने कहा, मुझे माफ कर दो मालिक, मुझे यहाँ तक छोटे मालिक लाए हैं। तब जतिन ने कहा, माफी चाहता हूँ पिताजी। जसवंत ने कहा, ठीक है, क्या काम है? हरिया बोला, मालिक, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। जसवंत ने कहा, पैसा? काम तो करता नहीं है और पैसे मांगने आ जाता है। मैंने बाकी मजदूरों से पूछा है, तू आजकल काम से समय से पहले चला जाता है, तुझे पैसे नहीं मिलेंगे। हरिया बोला, मालिक, आजकल मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण मैं आजकल काम से जल्दी चला जाता हूँ। जसवंत बोला, वो मैं कुछ नहीं जानता, तुझे पैसे नहीं मिलेंगे। हरिया ने कहा, मालिक, मुझ गरीब पर रहम करो, मुझे अपनी पत्नी की दवाई दिलवानी है, उसकी तबीयत खराब है, रहम करो मालिक, मुझ गरीब पर। जसवंत ने चिल्लाकर कहा, तुझे पैसे नहीं मिलेंगे, चाहे तेरी पत्नी मर क्यों ना जाए। इतना सुनते ही हरिया को भी गुस्सा आया और गुस्से में उसने कहा, बस मालिक, अब तक मैं चुप था, इसलिए कि आप मेरे मालिक हो, मेरे अन्नदाता हो। भगवान सब देख रहा है, मैं आज से आपका काम छोड़कर जा रहा हूं। जसवंत बोला, हाँ तो जा, तेरे जाने से मेरा काम बंद नहीं होगा। तू शायद भूल रहा है कि मेरा नाम जसवंत है। तेरे जैसे लोगों के सामने चार पैसे फेंकूंगा तो वह मेरे पास आएंगे। हरिया ने कहा, देखना मालिक, एक दिन आपका पैसे का अहंकार चूर चूर होगा। और हरिया वहां से चला जाता है। उसी गांव में जमींदार के घर के पास एक और घर था, जिसमें रमा नाम की औरत अपने बेटे नकुल के साथ रहती थी। रमा बहुत गरीब थी, वह लोगों के घर जाकर खाना बनाने का काम करती थी। वह जसवंत के घर पर भी खाना बनाने जाती थी। एक दिन नकुल स्कूल से आकर अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। रमा ने पूछा, क्यों, क्या हुआ बेटा, तू स्कूल क्यों नहीं जाएगा? जमींदार का बेटा सचिन कहता है कि तू तो गरीब है, तेरी माँ तो लोगों के घर में जाकर खाना बनाने का काम करती है और खाने की नई चीजें लाता है और मुझे परेशान करता है। माँ, मेरे दोस्त सचिन को क्या हो गया है? वह पहले तो ऐसा नहीं था। रमा बोली, बेटा, तेरा दोस्त भी अहंकारी लोगों के साथ रहकर अहंकारी हो गया है। तू चिंता मत कर बेटे, मैं तेरे लिए कल कुछ खाना, अच्छा खाना बना दूंगी। फिर शाम का समय था। सभी बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। सचिन और नकुल भी खड़े होकर देख रहे थे। तभी नकुल ने सचिन से कहा, चल भाई, हम भी खेलते हैं। सचिन बोला, तू पागल हो गया है क्या? मैं तेरे साथ खेलूंगा? तू गरीब का बेटा है और मैं अमीर का, दूर हट यहां से। नकुल ने कहा, क्यों भाई, हम पहले भी तो खेला करते थे। सचिन ने कहा, हाँ,
पहले जब मैं छोटा था मुझे पता नहीं था कि तू एक गरीब है। तभी सचिन की माँ आ जाती है और नकुल को सचिन से दूर हटा देती है और कहती है, तू एक नौकरानी का बेटा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ आने की? नकुल ने कहा, नहीं मालकिन, मैं तो सचिन से खेलने के लिए कह रहा था। सचिन की माँ बोली, सपने तो औकात में देखा कर, नौकरानी का बेटा है, नौकरानी के बेटे की तरह रह। नकुल निराश होकर वहां से चला जाता है और घर जाकर भगवान से कहता है, हे भगवान, यह मेरे दोस्त को क्या हो गया है? काश मेरा दोस्त पहले जैसा हो जाए। अगली सुबह रमा नकुल को स्कूल के लिए तैयार करती है। तब नकुल ने अपनी माँ से कहा, माँ, आपने कल बोला था कि आज कुछ मेरे लिए अच्छा खाने के लिए लाओगी। रमा ने कहा, हाँ बेटा, मैं काम से आते समय तेरे लिए कुछ अच्छा खाने के लिए ले आऊंगी। पहले तुम स्कूल जाओ। नकुल को स्कूल भेजकर रमा भी अपने काम के लिए निकल जाती है। जसवंत के घर जाने से पहले रमा एक बूढ़ी अम्मा के घर जाकर उसका काम करती है और उसके लिए खाना बनाती है। बूढ़ी अम्मा रमा से बोली, रमा बेटी, आज के समय में कोई अपनों की भी मदद नहीं करता, फिर तुम क्यों करती हो? रमा ने कहा, अरे अम्मा, मैं आपकी बेटी जैसी ही तो हूँ। क्या एक बेटी अपनी माँ की सेवा भी नहीं कर सकती? बूढ़ी अम्मा बोली, हाँ बेटी, बात तो सही है। ले, अब लड्डू खा बेटी। रमा बोली, लड्डू? किस खुशी में अम्मा? बूढ़ी अम्मा ने कहा, अरे कल मेरा बेटा आया था, उसका अच्छी जगह काम लगा है, इस खुशी में वो मुझे कल लड्डू देकर गया था। ले, इस डिब्बे में नकुल के लिए भी लड्डू है। रमा खुश होते हुए बोली, अरे वाह, लड्डू तो नकुल को बहुत पसंद है। नकुल दिखेगा तो बहुत खुश होगा। अच्छा ठीक है अम्मा, आप वहाँ रख दो, मैं जाते समय ले जाऊंगी। फिर अम्मा का काम खत्म करके रमा लड्डू लेकर जमींदार के घर चली जाती है। रमा जमींदार के घर पहुंचती है और जसवंत की पत्नी शीला से कहती है, मालकिन, आज क्या बनाना है खाने में? शीला ने कहा, आज खाने में सचिन बोल कर गया है कि उसे लड्डू खाने हैं, तो तू लड्डू बना दे। रमा सारा खाना और लड्डू बना देती है और कहती है, चलो आज का काम तो खत्म, अब मैं घर जाती हूँ और नकुल को भी स्कूल से आने का समय हो गया है। आज तो नकुल खुश हो जाएगा लड्डू देखकर। रमा बहुत खुश होकर जा रही थी। तभी जमींदार जसवंत की नज़र रमा के डिब्बे पर पड़ती है और कहता है, रुको, इस डिब्बे में क्या है? रमा घबरा जाती है और कहती है, कुछ नहीं मालिक। जसवंत बोला, मुझे दिखाओ, इस डिब्बे में क्या है? जसवंत रमा के हाथ से डिब्बा छीनकर खोल देता है। यह लड्डू यहाँ क्या कर रहे हैं? रमा बोली, आप गलत समझ रहे हैं मालिक, यह वो लड्डू नहीं है जो मैंने सचिन बाबू के लिए बनाए हैं, यह तो मुझे बूढ़ी अम्मा ने दिए थे। जसवंत गुस्से से बोला, अब तू हमें बताएगी क्या गलत है क्या सही है? रमा बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ मालिक। तभी अंदर से शीला निकल कर आती है और पूछती है, क्या हुआ जी, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? जसवंत बोला, तुम्हारी यह नौकरानी हमारे यहाँ से लड्डू चोरी करके ले जा रही थी। रमा ने कहा, मैं सच बोल रही हूँ मालिक, मैंने लड्डू चोरी नहीं किए, यह तो बूढ़ी अम्मा ने दिए हैं। जमींदार रमा की एक नहीं सुनता और उसे धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देता है और पूरे गांव के सामने रमा को खरी खोटी सुनाता है। रमा रोने लगती है और रोती रोती वहां से अपने घर चली जाती है। उसी समय नकुल भी घर आ जाता है। नकुल ने अपनी माँ को रोता हुआ देखा तो पूछने लगा, क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो, बताओ ना माँ। रमा बोली, कुछ नहीं बेटा, मैं सो रही थी तो एक बुरा सपना देख लिया। उसी रात
जब जसवंत का बेटा जतिन रात का भोजन करके अपने कमरे में जाकर सो जाता है, तभी रात में उसे एक सपना आता है। सपने में एक बूढ़ा साधु आता है और जतिन से कहता है, अभी भी तुम्हारे पास समय है, अपने परिवार वालों को सही राह पर ले आओ, नहीं तो आगे तुम्हारा समय बुरा आने वाला है। जतिन ने कहा, शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन हमारा परिवार इस गांव में सबसे ज्यादा धनवान है, तो हम पर बुरा समय कैसे आ सकता है? साधु ने कहा, वो तो आने वाला समय बताएगा। यह कहकर साधु चला जाता है। जतिन की आधी रात को नींद खुल जाती है। वह कहता है, बड़ा अजीब सपना है। सुबह होती है। नकुल कहता है, माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। रमा मन में सोचने लगती है, नकुल को खाना कहाँ से दूँ? घर में तो कुछ भी खाने का सामान नहीं है। मैं नकुल को खाने के लिए क्या दूँ? माँ, दो ना कुछ खाने को। एक काम करती हूँ, नकुल को बूढ़ी अम्मा के घर ले जाती हूँ और अम्मा से कुछ नकुल के लिए खाने को मांगती हूँ। फिर रमा नकुल को लेकर बूढ़ी अम्मा के घर पहुँच जाती है। बूढ़ी अम्मा बोली, अरे आज बेटा भी आया है, सब ठीक है? रमा ने कहा, कुछ ठीक नहीं है अम्मा, मेरे बेटे को बहुत तेज भूख लगी है, क्या आप उसे खाने को दे सकती हैं? आपका बहुत उपकार होगा। बूढ़ी अम्मा बोली, यह कैसी बात कर रही हो तुम तो मेरी बेटी जैसी हो और नकुल मेरे पोते जैसा, यह भी कोई कहने की बात है? बूढ़ी अम्मा नकुल को बैठाकर उसे भोजन दे देती है। रमा जब तक अम्मा के घर का काम करने लगती है, नकुल खाना खाकर गांव में खेलने चला जाता है। कुछ समय बाद बूढ़ी अम्मा रमा से पूछती है, क्या हुआ बेटी, आज तुझे जमींदार के घर नहीं जाना खाना बनाने? रमा बोली, नहीं अम्मा, आज से मैं जमींदार के घर खाना बनाने नहीं जाऊंगी। अम्मा ने कहा, क्यों, क्या हुआ? रमा कल जो उसके साथ हुआ जमींदार के घर की सारी बात बूढ़ी अम्मा को बता देती है। अम्मा ने कहा, तू चिंता मत कर बेटी, भगवान सब देख रहा है, उससे अपने दुष्ट कर्मों का फल जरूर मिलेगा। वहीं दूसरी ओर जमींदार जसवंत के घर में जमींदार की पत्नी शीला अपने पति जसवंत से बोली, लगता है आज रमा खाना बनाने नहीं आएगी, शायद कल जो बात हुई उस कारण उसने हमारे घर का काम करना छोड़ दिया है। जसवंत बोला, छोड़ गई तो छोड़ गई, जाने दो उसे। क्या गांव में सिर्फ एक ही महिला है खाना बनाने वाली? अरे किसी के आगे भी 4 पैसे फेंकूंगा तो वह मेरे घर में पैरों में गिरेगी। उसी समय जतिन और सचिन आ जाते हैं। हमें बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना माँ। शीला बोली, चलो, लगता है कि आज मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर हरिया जब 2 दिन बाद जसवंत के खेत पर काम करने पहुंचता है, तब हरिया के साथ ही हरिया से कहते हैं, भाई हरिया, तुम 2 दिनों से कहाँ गायब थे? हम सब कल काम से जाते समय तुम्हारे घर भी गए थे, लेकिन तुम्हारा घर बंद था। हरिया ने कहा, हाँ भाई, आप लोगों को से क्या छुपाना, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मैं उसका इलाज करवाने बाहर गया था। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? क्या तुमने मालिक से मांगे? नहीं भाइयों, पैसे मैंने दूर के भाई से मांगे थे। तुम मालिक के पास क्यों नहीं गए पैसे मांगने? काहे का मालिक भाइयों, मैं उनसे पैसे मांगने गया था, लेकिन उन्होंने मेरा अपमान किया और मुझे वहां से निकाल दिया। हरिया की बातें सुनकर उसके साथियों को बहुत क्रोध आता है। हरिया बोला, इसलिए मैं आज यहाँ काम छोड़ने आया हूँ। हरिया के साथियों ने कहा, नहीं हरिया, तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। इधर जसवंत का छोटा बेटा सचिन गांव में खेलने निकल जाता है और जतिन अपने खेतों की ओर निकल जाता है। रास्ते में जाते हुए जतिन अपने सपने के बारे में सोच रहा था। वो आदमी कौन था?
उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारा समय खराब आने वाला है? तभी उसे नदी के किनारे एक अनजान साधु बाबा मिलते हैं। वे बाबा जतिन से बोलते हैं, तुम पर और तुम्हारे परिवार पर संकट आने वाला है। जतिन बोला, बाबा, शायद आपने गलत इंसान को पकड़ लिया है। मैं तो इस गांव में सबसे अधिक धनवान हूँ। मुझ पर और मेरे परिवार पर धन की कोई कमी नहीं है। बताइए, आपको भिक्षा में कितना धन चाहिए? ऐसा कहकर जतिन साधु बाबा का अपमान कर देता है। साधु बाबा क्रोधित हो जाते हैं। मूर्ख बालक, जिस धन पर तुझे इतना घमंड है ना, वही धन एक दिन तुझसे दूर चला जाएगा और यह तेरा घमंड उस दिन चूर चूर हो जाएगा। यह कहकर साधु चले जाते हैं। जतिन कहता है, आजकल के बाबा कुछ भी बोलते रहते हैं। और जतिन भी अपने खेतों की ओर चला जाता है। खेतों में पहुंचकर जतिन हरिया को देखकर बोलता है, आओ हरिया, आखिरकार तुम आ गए हमारे दोबारा पैर पकड़ने और काम करने। हरिया ने कहा, मैं तुम्हारे पास दोबारा काम करने नहीं आया हूँ और ना ही तुम्हारे पैर पकड़ने आया हूँ, बल्कि तुम्हें यह बताने आया हूँ कि आज से मैं तुम्हारे पास काम करने नहीं आऊँगा। जतिन बोला, तुम्हारे सिर्फ एक मजदूर जाने से मेरे काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम काम आज छोड़ो या कल, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जतिन की बातें सुनकर हरिया के साथी बोलते हैं, हरिया अकेला नहीं है, हम भी हरिया के साथ तुम्हारा काम छोड़ रहे हैं। हमने भी देखा है तुम और मालिक हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हो। जतिन ने कहा, तुम सब मूर्ख हो जो इस हरिया की बातों में आ रहे हो। मजदूरों ने कहा, छोटे मालिक, हम सब गरीब जरूर हैं, लेकिन हम सब इज्जत और मेहनत की रोटी खाते हैं। हरिया की वजह से हमें आपकी इतनी सच्चाई पता लगी है। यह कहकर हरिया और उसके साथी काम छोड़कर चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ गांव में सचिन बच्चों के साथ खेल रहा था। वहीं पर नकुल भी खेलने जाता है। नकुल को देखकर सचिन सोचता है, यह बहुत मेरे साथ खेलने को कहता है ना, आज इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा कभी मेरे साथ खेलने नहीं सोचेगा। ओए नकुल, सुन, मेरे साथ खेलेगा? नकुल तुरंत मान जाता है सचिन के साथ खेलने के लिए। नकुल सचिन से कहता है, बोल, क्या खेलना है? सचिन बोला, देख नकुल, हम आंख में चौली खेलते हैं। अगर तूने मुझे पकड़ लिया तो तू जीत जाएगा। अब खेल शुरू होता है, पर खेल के बीच में सचिन अपने साथी की सहायता से नकुल की ओर अपने बैल को छुड़वा देता है। अब बैल नकुल की ओर बढ़ रहा था कि अचानक बैल के नीचे सांप आ जाता है और बैल बौखला जाता है और बैल सचिन की ओर बढ़ने लगता है। अब सचिन बैल को अपनी ओर आते देखकर घबरा जाता है। सचिन चिल्लाता है, माँ, पिताजी, बचाओ, बचाओ। सचिन की आवाज सुनकर जसवंत और उसकी पत्नी शीला भी आ जाते हैं। सचिन की आवाज सुनकर नकुल अपनी आंखों से पट्टी हटा लेता है। जसवंत जोर से कहता है, कोई तो मेरे बेटे को बचाओ। उसी समय रमा भी वहां आ जाती है। बैल जैसे ही सचिन को मारने वाला होता है, उसी समय नकुल सचिन को बचा लेता है। लेकिन बैल से बचाने में नकुल को चोट लग जाती है और सचिन को भी। जसवंत और शीला दोनों उसे लेकर वैद्य जी के पास ले जाते हैं। उधर रमा भी नकुल को लेकर वैद्य जी के पास चली जाती है और वैद्य जी से दवाई दिलवाने के बाद रमा नकुल को घर लाती है और नकुल से पूछती है, तुमने उसे क्यों बचाया? वह तो तुम्हें बहुत परेशान करता है। नकुल बोला, मुझे पता था कि सचिन मुझे परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ करेगा, पर ऐसा करेगा मुझे नहीं पता था। रमा बोली, यह सब पता था तब भी तुमने उसे बचाया? नकुल ने कहा, माँ, आप ही तो कहती हो कि जो तुम्हारे साथ बुरा करे
उसकी भी सही समय आने पर मदद करनी चाहिए। इधर जसवंत और शीला भी सचिन को लेकर घर आ जाते हैं। शीला जसवंत से कहती है, मुझे तो लगता है कि यह सब नकुल नहीं किया होगा। जसवंत ने कहा, अब जो हुआ उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम जाकर खाना बनाओ। जतिन का समय हो रहा है खेत से आने का। सचिन को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। उधर खेतों से आते समय सचिन सोचता है, मुझे घर जाकर पिताजी को बताना होगा कि हरिया और हरिया के कुछ साथी काम छोड़कर चले गए हैं। कहीं उस साधु बाबा की बात सच तो नहीं। और जतिन घर पहुंचकर जसवंत से कहता है, पिताजी, आज खेत पर हरिया आया था और आज से हरिया ने हमारे यहाँ काम करना छोड़ दिया। हरिया के साथ उसके कुछ साथी भी काम छोड़कर चले गए हैं। जसवंत ने कहा, कोई बात नहीं, तुम कल अपने साथ कुछ धन ले जाना और कुछ लोगों को ज्यादा धन का लालच देना। वह हमारे यहाँ काम करने के लिए मान जाएंगे। जतिन बोला, ठीक है पिताजी। तभी अंदर से शीला की आवाज आती है। जसवंत और जतिन दोनों दौड़कर शीला के पास जाते हैं। दोनों अंदर जाकर देखते हैं कि शीला नीचे पड़ी होती है। शीला का पैर फिसलने के कारण वो गिर जाती है। जसवंत बोला, तुम चिंता मत करो, मैं अभी वैद्य जी को बुलाता हूँ। जतिन ने कहा, जी पिताजी, मैं अभी दौड़कर वैद्य जी को लेकर आता हूँ। जतिन दौड़ कर जाता है और वैद्य जी को घर लाता है। वैद्य जी शीला की जांच करते हैं और कहते हैं, अब इन्हें सिर्फ आराम ही करना होगा, पैर और कमर में गहरी चोट लगी है। तब शीला ने कहा, मुझे आप लोगों के लिए भोजन बनाना ही होगा, नहीं तो आप लोग क्या खाएंगी। जसवंत बोला, उसकी चिंता मत करो, कल सुबह जतिन गांव से किसी खाना बनाने वाली को लेकर आएगा। फिर अगली सुबह जतिन गांव में निकल जाता है किसी खाना बनाने वाली को ढूंढने, पर गांव में सभी लोग जसवंत के दुष्ट व्यवहार के कारण मना कर देते हैं। अब जतिन घर निराश होकर वापस लौट आता है। जतिन को अकेले घर आता देख जसवंत पूछने लगा, क्या हुआ जतिन, कोई नहीं आया। जतिन बोला, जी पिताजी, गांव में सभी लोगों ने हमारे दुष्ट व्यवहार के कारण आने से मना कर दिया है। जसवंत ने कहा, ठीक है, यहाँ पर मैं देखता हूँ, तुम पैसे लेकर खेतों पर जाओ और आज हमें मजदूरों को भी उनका वेतन देना है। जतिन बोला, ठीक है पिताजी। जतिन पैसे लेकर अपने खेतों की ओर चला जाता है। जतिन जैसे ही नदी के किनारे पहुंचता है, बहुत तेज हवा चलने लगती है और जतिन का पैर पत्थर से टकरा जाता है और वह गिर जाता है। उसके कुछ पैसे पानी में गिर जाते हैं। जतिन घबरा कर कहता है, हे भगवान, यह क्या हुआ। अब मैं इतने कम पैसों में मजदूरों को उनका वेतन कैसे दूंगा और अपने यहाँ और लोगों को काम पर कैसे रखूंगा। जतिन बचा हुआ पैसा लेकर अपने खेतों की ओर चला जाता है। कुछ लोगों को वह ज्यादा पैसों का लालच देता है, लेकिन लोग उनके द्वारा किए गए दुष्ट व्यवहार के कारण मना कर देते हैं। जतिन बचा हुआ पैसों को अपने बचे हुए मजदूरों को उनके वेतन के रूप में बांट देता है। बाकी मजदूर कहते हैं, ये तो इन लोगों का वेतन है, हमारा वेतन कहाँ है। जतिन ने कहा, शांत हो जाइए, अभी पैसे खत्म हो गए हैं, मैं घर से लाकर देता हूँ। और जतिन अपने घर के लिए निकल जाता है। जसवंत ने कहा, क्या हुआ जतिन, तुम इतनी जल्दी कैसे घर आ गए और कोई नया मजदूर मिला। जतिन बोला, नहीं पिताजी। जसवंत चौंक कर बोला, क्यों, क्या हुआ, तुमने पैसे नहीं दिए क्या। जतिन बोला, हमने धन दौलत के अहंकार में आकर लोगों के साथ इतना बुरा किया है कि लोग अब हमसे नाराज हैं। जसवंत ने गुस्से से कहा, जतिन, भूलो नहीं कि मैं तुम्हारा बाप हूं। जतिन बोला, माफी चाहूंगा पिताजी, मैंने मजदूरों में उनका वेतन बांट दिया,
माफ़ी चाहूँगा पिताजी, मैं नदी के किनारे खेतों में जा रहा था, तभी मेरा पैर पत्थर से टकरा गया और मैं गिर गया और कुछ पैसे नदी में गिर गए। जसवंत ने गुस्से से कहा, तुम क्या छोटे बच्चे हो? तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता और बाकी का धन कहाँ है? जतिन ने कहा, बाकी का धन मैंने कुछ मजदूरों में बांट दिया था और घर और धन लेने आया था। जसवंत ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं खुद देकर आता हूँ मजदूरों का वेतन। उधर जसवंत गुस्से से और जल्दी जल्दी अपने खेतों की ओर बढ़ता है। जब वो नदी के किनारे पहुंचता है तो नदी को देखकर कहता है, गला सूख रहा है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अब जसवंत अपनी धन की पोटली रखकर नदी के किनारे पानी पीने चला जाता है। तभी चोर जंगल के रास्ते जा रहा था कि अचानक उसकी निगाह नदी की ओर पड़ती है। चोर नदी की ओर बढ़ता है और देखता है कि एक पोटली है। चोर कहता है, अरे, लगता है शिकारी खुद शिकार होने आया है। और चोर जसवंत की धन की पोटली ले जाता है। जब जसवंत पानी पीकर वापस आता है और पोटली अपनी जगह नहीं देखता तो घबरा जाता है। हे भगवान, मेरे धन की पोटली कहाँ है? लगता है मैं जब पानी पीने नदी किनारे गया था, किसी ने मेरी धन की पोटली चुरा ली। अब जसवंत निराश होकर घर चला जाता है। घर पहुंचकर जतिन जसवंत से पूछता है, क्या हुआ पिताजी? सभी मजदूरों को उनका वेतन दे दिया? जसवंत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जतिन फिर पूछता है, क्या हुआ पिताजी? आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? तब जसवंत दुखी स्वर में बोला, सब कुछ खत्म हो गया जतिन। मैं गुस्से में आकर घर का सारा धन ले गया था कि मजदूरों को पैसे फेंक कर मारूंगा तो सब काम के लिए तैयार हो जाएंगी। और नदी किनारे जब मैं पानी पीने गया था तब मेरी धन की पोटली किसी ने चुरा ली। हमने लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। हम गांव के लोगों के गुनहगार हैं। जतिन ने कहा, उन साधु बाबा की बात सही थी। जसवंत बोला, कौन साधु बाबा? जतिन ने कहा, पिताजी, मुझे कल एक साधु बाबा मिले थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का समय खराब आने वाला है। जरूर वही बाबा अब हमें इस खराब बुरे समय से निकाल सकते हैं। जतिन और जसवंत दोनों ही साधु बाबा को ढूंढने निकल जाते हैं। वे साधु बाबा को हर जगह ढूंढते हैं लेकिन साधु बाबा कहीं नहीं मिलती। दोनों निराश होकर घर लौट आते हैं। जसवंत और जतिन चुपचाप बैठे होते हैं। जसवंत कहता है, हमने लोगों के साथ बहुत बुरा किया है, क्या यह उसका ही फल है? तभी सचिन वहां आ जाता है और कहता है, पिताजी, मुझे बहुत भूख लग रही है। जसवंत उठता है और बिना कुछ बोले घर से निकल जाता है। वह रमा के घर का दरवाज़ा खटखटाता है। रमा दरवाज़ा खोलती है। जसवंत उदास होकर रमा से कहता है, रमा, कुछ खाने को दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। रमा जसवंत की शक्ल देखकर समझ जाती है कि जसवंत के साथ ज़रूर कुछ गलत हुआ है। रमा बिना कुछ बोली जसवंत के पूरे परिवार के लिए खाना दे देती है। जसवंत सबके लिए खाना देखकर हैरान हो जाता है। फिर रमा कहती है, मालिक, हम गरीब ज़रूर हैं पर हमारा दिल तुम्हारे जैसा पत्थर दिल नहीं है। जसवंत कुछ बोल ना सका और सिर झुकाकर खाना लेकर घर चला जाता है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।